I welcome you all in today's class of business studies. I hope this video will be very helpful to you for understanding the principles of management. In our last video, we have started our concept FIOL's 14 principles of management, and in that video, we have learned some principles of management. Now, today, we are going to continue its next principles of management. In our last video, we have studied 5 principles of management. Now today, 6th principle of management is subordination of individual interest to general interest. देखो, बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं और सुपीरियर्स होते हैं. जो सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम कर रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न. उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. एम्प्लॉयज़ हैव सम ऑब्जेक्टिव, सैलरी हो सकती है, उनकी फैमिली कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं. और ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा सेटअप स्टैंड किया, उन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करी है, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे. ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव्स. अब देखो, दोनों पर्सन्स के अपने सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो जब दोनों पर्सन्स के ऑब्जेक्टिव सेपरेट होंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. बिजनेस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे. अगर तो इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शंस, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स के सेम डायरेक्शंस हैं, फिर तो बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इजीली हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके जो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करा सकते हैं. बट इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, अगर दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, देन दे मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल देयर ऑब्जेक्टिव्स. उनको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिकनसाइल करना पड़ेगा. अगर रिकनसाइल पॉसिबल नहीं है कि वो लोग मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं, देन इफ नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल गोल्स मस्ट बी सेक्रीफाइस. जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको सेक्रीफाई करना होगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए. लेकिन इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए. जैसे सपोज मैनेजर है, उसके खुद के जो रिलेटिव्स हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो उनके बेनिफिट को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को नहीं देख रहा. तो इस तरह के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए. मैनेजर शुड नॉट टेक ब्राइब फ्रॉम देयर रिलेटिव्स टू प्रोवाइड देम ऑर्डर्स. इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स इस तरह के सैक्रिफाइस होने चाहिए. और इस तरह के जो भी अपने बायसनेस वाले हैं या ब्राइब वगैरह लेने वाले हैं, इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए. अब देखो, हमें इंडिविजुअल गोल्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. जैसे मैनेजर है, ठीक है, इसको रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है. अब बिफोर परचेजिंग द रॉ मटेरियल ही मस्ट कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल टू अदर सेलर्स. इवन अगर वो अदर सेलर्स के साथ जो प्राइसेस है उनको कंपेयर करेगा तो उससे क्या हो सकता है, लेस मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है, मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए कि उसका जो रिलेटिव है वो जिस प्राइस पे गुड्स दे रहा है वो उसी पे गुड्स खरीद ले. इट शुड नॉट बी देयर. ही मस्ट रेदर चेक बिफोर गिविंग ऑर्डर टू हिज ऑन रिलेटिव्स वेदर ही इज प्रोवाइडिंग हिम रेलिवेंट प्राइस और नॉट. जब हम सबऑर्डिनेट करेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ. कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, कंसिक्वेंसेज होता है रिजल्ट्स. अगर हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नो अचीवमेंट. इसी का रिवर्स, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन. तो एम्प्लॉयज़ के भी जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको जो भी अपनी डिमांड्स हैं या जो उनके गोल्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं. तो ये था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेमनरेशन ऑफ पर्सन्स. देखो, एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं, उनकी भी तो नीड्स हैं, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए उनको हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, सैलरी, रेमनरेशन टू एम्प्लॉयज़. तो वो जो रेमनरेशन है उसके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरीज. हमें फेयर और एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स इनफ, जितना टाइम उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करनी है, वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड करनी है, सो
दैट दे कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन कर सकें। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट, अगर बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर रहा है, तो उसका जो है वो ये फर्ज बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एम्प्लॉयज की सैलरीज में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज करना चाहिए। सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉयज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बोनस, उनको बोनस वगैरह प्रोवाइड करे। अगर उसको उनकी देखो जो प्रॉफिट्स है, इंडिविजुअल पर्सन कुछ नहीं कर सकता जब तक नंबर ऑफ हैंड्स इंक्रीज नहीं होते, और वो नंबर ऑफ हैंड्स कहाँ से इंक्रीज होते हैं, एम्प्लॉयज की वजह से। और अगर एम्प्लॉयज को ही हम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो डिससैटिस्फाई हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाई हो जाएंगे तो वो अपना बेस्ट नहीं देंगे, इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे जो ये प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग फॉर हैप्पीनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर द रेम्यूनरेशन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एम्प्लॉयज को एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करनी चाहिए। द वेजेस एंड सैलरीज जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स पे कर रहे हैं, ट्राई करना चाहिए उसके इक्वलेंट या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हम उनको पे करें। और हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट हमें क्या मिनिमम वेज बताती है, उससे तो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए जो भी उनको हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, डिवोशन देंगे अपने काम के लिए, जो भी कमिटमेंट होगी उसको पूरा करेंगे। और कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या होंगे, डिससैटिस्फाई और डीमोटिवेशन आ जाएगी, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। सो सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन जब होगी, जो हमारी अथॉरिटी होगी किसके हाथ में होगी, टॉप लेवल के हाथ में होगी। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तब हम क्या करते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पावर को एट एवरी लेवल। हमारे पास 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और सुपरविजरी लेवल। तो हम तब क्या करते हैं, अपनी पावर्स को, जो मिडिल और सुपरविजरी लेवल है उनको वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब सेंट्रलाइजेशन होती है तो सारे के सारे की डिसीजंस कौन लेता है, अथॉरिटी लेती है, टॉप लेवल लेता है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है हम क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के हर लेवल पे अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे डिसीजंस टॉप लेवल लेता है तो मिडिल लेवल या सुपरविजरी लेवल को जो भी ऑर्डर्स दे दिए दे हैव टू फॉलो, चाहे वो उससे हैप्पी है या नहीं है। इट मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन वाला होता है। उनसे कोई हम मतलब कहते हैं ना कि हम उनसे कोई डिस्कशन नहीं करते, उनसे कुछ एडवाइस नहीं मांगते। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि टॉप लेवल किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, सारा का सारी अथॉरिटी किसको दे दी जाती है, लोअर लेवल को। और जब लोअर लेवल के पास अथॉरिटी आ जाती है तो जो टॉप लेवल है उसका रोल बिल्कुल भी नहीं रह जाता, सब मेस्मराइजेशन हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती। इसलिए हेनरी फ्योल ने इसके लिए क्या बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो डिसेंट्रलाइज तो हो ही नहीं सकती, उसके अंदर तो सेंट्रलाइजेशन ही होगी। और अगर एक बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, उसको सेंट्रलाइज्ड भी होना पड़ेगा और डिसेंट्रलाइज्ड भी होना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडिंग करता है कि उसके बिजनेस के नेचर और साइज के ऊपर कि किस तरह की उन्हें सेंट्रलाइजेशन रखनी है या डिसेंट्रलाइजेशन रखनी है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, फास्ट डिसीजन होगा ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसका होगा, टॉप लेवल पे। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन रखते हैं तो डिले इन डिसीजन, और अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन रखते हैं तो जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज होना डेफिनेटली गारंटी है। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन देखो, हमने ये जो ट्राइंगल सेट ए शेप में आपको दिख रहा है, इसको आपने अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और
लोअर लेवल, सुपरविजरी लेवल होते हैं। तो स्केलर चेन के अंदर ये लेवल्स आते हैं जिसको हम लाइन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, जिसके अंदर चेन होती है सुपीरियर्स की, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, ऊपर वाले हाईएस्ट वाले टॉप लेवल, मिडिल लेवल और देन सुपरविजरी लेवल। तो ये चेन होती है जो टॉप से बॉटम चलती है, जिसके अंदर अब जब हम स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू एवरी की, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन शुड बी अलाउड। मीन्स इनको अगर कोई अथॉरिटी देनी है ए ने ई को, तो ए क्या करेगा, पहले बी को, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा और डी ई को बताएगा। और अगर ई को ओ से बात करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ई को डी को बताना पड़ेगा, डी को सी को, सी को बी को, बी को ए, फिर ए एल को, एल एम को, एम एन को और एन ओ को, फिर जाकर ये कुछ डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एक्सीडेंटल केसेस आ जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो ये काफी लंबा रूट हो गया। तो फ्योल ने क्या किया, एक शॉर्टकट निकाला है जिसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्या बोला जाता है इसको, गैंग प्लैंक, कि हम अपनी स्केलर चेन को फॉलो किए बिना डायरेक्टली ई किससे बात कर सकता है, ओ से। जब इमरजेंसी हो शॉर्टकट फॉलो करेंगे वो गैंग प्लैंक का, कि डायरेक्टली ई कैन कम्युनिकेट टू ओ विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, हर एक लेवल पे लोगों को पता होगा कि क्या बात चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या रूल्स चल रहे हैं, हर एक चीज। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर वो स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है कि ऑर्डर देना कि हाँ ये ऑर्डर दे दिया ये काम करना है। ऑर्डर का मतलब है एक फिक्स और राइट प्लेस, हर एक चीज की सिस्टमैटिकली चलना, कि हर एक चीज को सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्कआउट कराना, ताकि हमारी वेस्टेज ना हो टाइम की, एनर्जी की एंड इवन रिसोर्सेज की, कि हर एक चीज को सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना। इट डज नॉट रेफर्स टू कमांड बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, मैन एंड मटेरियल, कि मैन और मटेरियल दोनों को हमें क्या करना है, ऑर्डरली अरेंज करना है, ताकि नो वेस्टेज ऑफ टाइम शुड बी देयर, नो एनर्जी शुड बी वेस्ट, नो मनी शुड बी वेस्ट इन सर्च ऑफ अ पर्सन एंड मटेरियल। सिस्टमैटिक और ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए किसका, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का। सी लेट्स सी एन एग्जाम्पल, इफ देखो किसी एम्प्लॉय को टूल की जरूरत है, अब उस एम्प्लॉय को पता ही नहीं है टूल कहाँ है, तो वो टूल को ढूंढता फिरेगा पूरे ऑफिस में। अगर एक फिक्स प्लेस बनाई गई है कि यहाँ पे टूल्स पड़े हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा है, तो ही विल नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम, हिज टाइम विल नॉट बी गेट वेस्टेड, ही कैन फाइंड इट वेरी इजीली। और सपोज किसी सबऑर्डिनेट को किसी सुपीरियर से कोई सजेशन चाहिए, तो वो सजेशन लेने के लिए उसको पता होना चाहिए ना कि ये वाला सुपीरियर उसका ऑफिस कहाँ है, वो उसको इस टाइम पे कहाँ पे मिलेगा, देन हिज टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, हिज एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड, कोई डिले नहीं होगा डिसीजन लेने में, है ना। ही कैन कॉन्टैक्ट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो उसके लिए देखो जो हम राइट प्लेस फॉर एम्प्लॉयज है उसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है, और जो मटेरियल को अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है इसके, टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्क होगा। और इसके कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा अगर हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हर एक चीज को सेटअप करेंगे, और नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट राइट टाइम। तो अगर सपोज हमें कोई डिसीजन लेना है, किसी से सजेशन चाहिए, और कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, अगर हम इन चीजों को ढूंढने में लग जाएंगे तो कस्टमर भी डिससेटिस्फाई होगा और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। Our next concept is principle of equity. इक्विटी का मतलब क्या होता है, बराबरी देना हर एक को। ऐसा नहीं कि पियोन और सुपरवाइजर को बराबरी देना हर एक चीज में। इक्विटी का मतलब होता है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट at every level of management. If employees are biased with employees then they get dissatisfied. अगर employers जो है वो employees के साथ bias हो जाएंगे कि ये तो काला है, ये गोरा है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये जनरल कास्ट का है, ये SC/BC का है, तो जब हम इन चीजों को लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं कर पाते।
हम कहते हैं ना कि जो हम तराजू में दोनों साइड को इक्वल लेकर चलते हैं, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स की वेदर ही इज मेल और फीमेल, रिलीजन, सिख, हिंदू, वॉट एवर देयर रिलीजन इज, देयर लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी, इन सब चीजों को ध्यान दिए बिना हम क्या करें, सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, इक्विटी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है रमन, मेल है, और मोनिका एक फीमेल है। दोनों ही क्या है, MBA हैं, बहुत अच्छी जॉब के लेवल पे काम कर रहे हैं। अब रमन जो है उसकी सैलरी है 50,000 और मोनिका जो है उसकी सैलरी है 20,000। रमन और मोनिका सेम काम कर रहे हैं, मोनिका इवन बेटर काम कर रही है रमन से, लेकिन फिर भी मोनिका की सैलरी 20,000 और रमन की 50,000 है। ऐसा क्यों? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि शी इज अ फीमेल एंड ही इज अ मेल। तो ये इक्विटी होनी चाहिए ताकि इसको भी वो 50,000 मिले। ये चीज ना देखी जाए कि शी इज अ फीमेल दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग लेसर सैलरी देन कंपेयर टू मैन, लेकिन वो काम तो ज्यादा कर रही है ना। अगर हम इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज गेट डिससेटिस्फाइड, कंट्राडिक्ट्स होगा, पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते, गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज सिस्टम एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते, तो अनहेल्दी रिलेशनशिप बनता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर हम दोनों को बराबर सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेट होंगे, उनका मोरल बूस्टअप होगा और अच्छे से वो काम करेंगे। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा। Our next concept is stability of tenure of personnel। देखो पर्सोनल क्या होता है, एम्प्लॉयज। देखो हमें क्या नहीं करना चाहिए, नो फ्रीक्वेंट जॉब टर्मिनेशन, हमें बार बार क्या नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना नहीं चाहिए। उन्हें मिनिमम टाइम देना चाहिए कि वो क्या कर सके, खुद को सेटल डाउन कर सके। उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गलती हुई और उन्हें निकाल दिया। इससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे बार बार उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है कि अगर हमें एम्प्लॉयज को रख लिया तो कम से कम 1 साल तक उन्हें रखें, कॉन्ट्रैक्ट रखें। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल रेपुटेशन है वो खराब होती है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयज की टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। कंसिक्वेंसेज इसी का रिवर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे जब वो बार बार एम्प्लॉयज को निकालता रहेगा, भर्ती करता रहेगा, निकालता रहेगा। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ सेल्फ बिलोंगिंगनेस लेके आना, कुछ खुद को मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज, ताकि वो क्या कर सकें, बिजनेस के अंदर कोई नई चीज़ लेके आ सके। मतलब खुद को चॉक आउट करें, खुद को कुछ नया अपना इनिशिएटिव लेकर आए, कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाएं, ताकि प्लान बनाएं सेल्फ, उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। और ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटिव के लिए लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो क्या दे सके, सजेशंस दे सके। कि बिकॉज वी हैव टू फॉलो साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि बिजनेस कॉपरेशन से चलता है, इंडिविजुअलिज्म से नहीं चलता। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करना पड़ेगा। प्लीज एस्पिरिट द कॉप्स। एस्पिरिट द कॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट, यूनिटी नॉट हार्मनी। यूनिटी मीन्स की यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर हम अकेले खड़े होंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, जिसके अंदर दिखाया था कि वो सब लोग पहले अपनी अपनी सिटी का नाम बताते थे, जब उन्होंने बोला वी आर फ्रॉम इंडिया तब उन्होंने टीम स्पिरिट दिखाई थी। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमें ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम मिलजुल कर खड़े हैं तो हम लोग अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं, अगर हम लोग डिवाइड हो गए तो हमारा बिजनेस गिर जाएगा। तो रिप्लेस आई विद वी। इससे पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, अचीवमेंट ऑफ टीम स्पिरिट होगी और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल होंगे। और अगर हम इसको वायलेट करते हैं, टीम गोल हमारे अचीव नहीं हो पाएंगे और टीम स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी और इंडिविजुअल स्ट्रेस आएगा। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।